फेस्टिव माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बहुत बहुत बधाइयां इस समय की जहां पर हर कोई छुट्टियां मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्रिसमस की बात हो, न्यू ईयर की बात हो, दोनों के जश्न में हर कोई रंगा जरूर हुआ है। और आज के शो में भी फेस्टिविटी का फील आपको जरूर मिलेगा। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। और आज के शो में फेस्टिव मूड के साथ ही हम बात करेंगे वॉलेट्स की। सबसे पहले लेकिन समझना होगा क्रिप्टो वॉलेट्स आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी पहली और जरूरी चीज है वॉलेट। यानी जैसे कि आपको अपने पैसे संभालने के लिए वॉलेट की जरूरत पड़ती है, एक फिजिकल वॉलेट की, ठीक उसी तरीके से आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए भी एक फाउंडेशन वाली चीज है। अब इसका सबसे बड़ा यूज है कि क्रिप्टो करेंसी को रखने में ये मदद करता है। अब यूजर्स को डिजिटल करेंसी भेजने लेने की सुविधा ये प्रोवाइड करता है और जैसा मैंने पहले कहा पारंपरिक वॉलेट की तरह ये भूमिका निभाता है, लेकिन ये क्रिप्टो आधारित है। तो ये तो मतलब हुआ वॉलेट का। अब वॉलेट की कुछ किस्में हैं, दो किस्में हैं, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट क्या है, नाम से थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है कोल्ड वॉलेट। अब ऑफलाइन क्रिप्टो स्टोर करने में ये मदद करता है और इसकी सब टाइप हैं हार्डवेयर और पेपर वॉलेट। दूसरी तरफ हॉट वॉलेट, इसका उल्टा होता है। इसके भी नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका काम क्या है। ये हॉट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। क्रिप्टो करेंसी को इससे ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी इसे एक्सेस किया जा सकता है और इसकी सब टाइप है डेस्कटॉप, मोबाइल और क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अब वॉलेट की बात हो गई, लेकिन वॉलेट और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का रिलेशन कैसा है वो आपको बता देते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो समझ लीजिए ए ने बी को बिटकॉइन भेजना है। अब उसके लिए बी ने ए को पब्लिक की बतानी है। पब्लिक की जो होती है और प्राइवेट की, ये दो कीज होती हैं वॉलेट की। तो ये की इसका नाम है, जिस तरह से ताले की चाबी होती है ठीक उसी तरीके से। तो पब्लिक की जो है एक तरह से यूजर नेम की तरह इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बैंक अकाउंट की तरह इसे आप कह सकते हैं। तो बी ने ए को पब्लिक की बताई ताकि उसे बिटकॉइन रिसीव हो सके, तो ए ने उस पब्लिक की पर बिटकॉइन भेजा। और क्योंकि हम जानते हैं सब ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को माइनर्स करते हैं वेरीफाई, जिससे ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ब्लॉक में ऐड होता है। अब बी को इस बिटकॉइन को वॉलेट में अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए उसे प्राइवेट की चाहिए होगी, जो जिसके जरिए वो वॉलेट में इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वॉलेट और उसकी कीज का इस्तेमाल होता है और प्राइवेट की बिल्कुल पासवर्ड की तरह है जो बिल्कुल सीक्रेट होती है। लेकिन अपने वॉलेट को सुरक्षित कैसा रखा जाए, जो फिजिकल हमारा वॉलेट होता है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम काफी ध्यान रखते हैं जब भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस क्रिप्टो वॉलेट का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं हमारे मेहमानों के साथ। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत खुराना, एक्सपर्ट और फाउंडर हैं जेनेसिस नेटवर्क के, और दूसरी ओर शीनम अरोड़ा है, सीओओ रैप्ड एसेट प्रोजेक्ट। अपने वॉलेट को सिक्योर किस तरीके से रखा जाए, इसी के बारे में हमारे मेहमानों से हम चर्चा करने वाले हैं। जी, सबसे पहले आप बताइए क्या आपकी खास टिप्स होंगी? 3 टिप्स होंगी। सबसे पहली तो ये होगी कि जो भी आपका प्राइवेट की या पासवर्ड होता है उसे कहीं भी लिख कर स्टोर ना कीजिए, यहां तक कि किसी डॉक्यूमेंट फाइल, गूगल ड्राइव वगैरह पे भी नहीं, क्योंकि वो वहां से हैक हो सकता है। दूसरी चीज ये कि यदि आपका बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं क्रिप्टो में, तो सिर्फ मात्र आपके पास उसकी चाबी होनी इनफ नहीं है। आपके करीबी कोई रिश्तेदार हो, वाइफ, हस्बैंड, फादर, जो भी हो, उनको जरूर आप एक कॉपी दीजिए ताकि अगर आपसे गुम जाए तो उनके पास हो। और तीसरी चीज जो कि मेरे ख्याल से कॉमन सेंस है कि सारे पैसे एक जगह मत रखिए कि कोई गड़बड़ हो गई तो ऐसा ना हो कि शून्य पे आ जाए। जी, और शीनम आपका क्या कहना होगा? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वॉलेट्स को कैसे सिक्योर रखा जाए, तो अजीत जी ने कुछ टिप्स बताई, आपकी क्या टिप्स होंगी? 2 टाइप के वॉलेट्स हैं, एक है हॉट वॉलेट, एक है कोल्ड वॉलेट। सो हॉट वॉलेट ऐसा वॉलेट है जो कि इंटरनेट से 24/7 कनेक्टेड है। तो वो वॉलेट में पैसा आप अगर आप रखेंगे, देयर इज अ चांस कि कोई हैक कर सकता है, क्योंकि आपका लैपटॉप कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहता है इंटरनेट से। और हम लोग इतना सेफली ऑनलाइन एक्टिविटीज नहीं करते हैं कि हम अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। और जो कोल्ड वॉलेट होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है। इट्स लाइक अ पेन ड्राइव रहता है। जब भी आपको ट्रांजेक्शन करनी हो, आप उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए, अपना पासवर्ड डालिए और फिर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप डे ट्रेडर हैं, मतलब अगर आप ऐसे क्रिप्टो यूजर हैं जो को सुबह और शाम क्रिप्टो खरीदते बेचते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप हॉट वॉलेट यूज कीजिए, जो कि एक्सचेंज पे भी रहता है और अदरवाइज ब्राउजर में एक्सटेंशन वाला भी रहता है।
पर अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक करना है और लॉन्ग टर्म तक क्रिप्टो को होल्ड करके रखना है, तो कृपया कोल्ड वॉलेट यूज कीजिए। अच्छा, वहीं पर जो फीस होती है, जो ब्रोकरेज होती है, जो चार्जेस होती हैं, उसके बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। अजीत जी, अगर आप बताएं कि ब्रोकरेज की जहां तक बात है या उसके बारे में अगर नजरिया अपना बदलना हो वॉलेट को लेकर, या क्या इनका रिलेशन है, तो क्या कहेंगे आप? ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पर बात हो रही है और उसमें ऐसा होता है कि यदि आप अपने ही वॉलेट में, जैसे हॉट वॉलेट से कोल्ड वॉलेट में या एक कोल्ड वॉलेट से अलग अलग 5 अकाउंट में आप अपने कॉइन्स को मूव करेंगे, तो हर समय आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। यदि आपने ये इथेरियम नेटवर्क पे किया है तो ट्रांजैक्शन फीस टेंस और हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स की हो सकती है। तो इस कारण से लोगों की प्रेफरेंस यही रहती है कि वो ज्यादा कॉइन्स को मूव ना करें, क्योंकि हर समय उन्हें ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ती है। इस नजरिए को रखते हुए, जैसे श्रीराम जी ने भी कहा, आप एक काम कीजिए, थोड़े से पैसे आपने हमेशा हॉट वॉलेट में रखिए। ठीक उसी तरह जैसे आप बाजार जाते हैं तो कुछ रुपए अपने जेब में रख के जाते हैं, पर ज्यादा पैसे आप कोल्ड वॉलेट में रखिए, यही सोचते हो कि इसको मैंने हाथ नहीं लगाना, ताकि मेरी ट्रांजैक्शन फीस कम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वॉलेट्स के बारे में जो अपनी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है वो देने के लिए। लेकिन वॉलेट्स को लेकर बहुत सारे लोगों के और सवाल हैं, जो आपके सवाल हैं, यानी जनता के सवाल, उसे हम अपने एक्सपर्ट के पास लेकर जाएंगे ताकि उसका जवाब हमें मिल सके। और इस सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब, जहां पर आज हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं काशिफ रजा, फाउंडर हैं बिटिनिंग के। और पहला सवाल आया है दानिश विकार का, और वो पूछ रहे हैं, हाउ ऑफन शुड वन ट्रांसफर क्रिप्टो टू देयर वॉलेट फ्रॉम एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज से वॉलेट में ट्रांसफर कितना ऑफन करना चाहिए, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये सवाल का जो मतलब है, सबसे पहले वो ही काशिफ से समझेंगे। काशिफ, यहां क्या कहना चाहते हैं दानिश? So, thank you for inviting me. So basically दानिश ये कहना चाह रहे हैं कि वो कितनी बार वो अपनी एक्सचेंज से अपने बाकी जो कोल्ड वॉलेट है या हॉट वॉलेट है उसके अंदर एक्सचेंज से कितनी बार वो ट्रांसफर करे। वंस अगेन इट इज अ पर्सनल चॉइस कि आप कितनी बार करना चाहते हो, बिकॉज जब भी आप करोगे तो आपको एक फीस देनी पड़ती है, और वो फीस कई एक्सचेंजेस पे काफी ज्यादा होती है और कुछ एक्सचेंजेस पे थोड़ी कम होती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा एडवाइस ये करता हूं कि आपको सपोज आपके पास 100 रुपए है और आप 100 रुपए में से सिर्फ 30 रुपए की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और बाकी 70 रुपए से आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो जिस पैसे से आप ट्रेड नहीं कर रहे हो उस पैसे को आप आइडियली अपने कंट्रोल में लीजिए, अपने वॉलेट में आप ट्रांसफर कर लीजिए, और जिस पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ उतने ही पैसे को आप एक्सचेंज पे रखिए और उतने ही पैसे को आप वहां पे रहने दीजिए। तो अगेन ये पर्सनल चॉइस हो सकती है बिल्कुल एंटायरली किसी भी इंडिविजुअल की कि वो कितनी बार करना चाहेगा, बिकॉज हर बारी एक ट्रांजैक्शन फी इन्वॉल्व होती है। तो मेरा यही हमेशा सजेशन रहता है कि जितने से ट्रेड कर रहे हो उतना ही रखो एक्सचेंज पे, बाकी को अपने कंट्रोल में अपने वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि आप हॉट वॉलेट भी हैं और कोल्ड वॉलेट्स भी हैं। जी, अपेक्षा का अगला सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म की इन्होंने बात की है जिसका नाम है फोर्सेज। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज फोर्सेज। तो सबसे पहले तो यही सवाल होगा आपसे। देखिए, मैं एक किसी कंपनी विशेष के बारे में यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद क्योंकि एक पॉन्जी स्कीम से मैं विक्टिम हूं। जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद से मैंने एक मिशन लिया कि नहीं, अब मैं लोगों को सही राह पे उनको एजुकेट करूंगा। मेरा ये मानना है कि हम एक कंपनी विशेष के बारे में बात ना करें, लेकिन हम ये कहें कि जब भी आपको कोई कंपनी क्रिप्टो के अंदर वादा करे कि आप ज्यादा मेंबर लाइए और आप जितने मेंबर लाएंगे आपका उतना फायदा होगा, आपको उतना रिटर्न मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पास्ट में भी हमने स्कीम्स देखी हैं। काशिफ, अगर सबसे पहले हम यही हमारे दर्शकों को बताते हैं कि फोर्सेज एक्चुअली है क्या? हाँ, तो फोर्सेज बेसिकली एक तरीके की एक ऐसा कंपनी है जो ये कहती है कि इथेरियम बेसिकली जो क्रिप्टो डिजिटल एसेट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, उनको हमारे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करवाइए इथेरियम को, और फिर आपको उसके बेसिस पे आपको इथेरियम ज्यादा मिलेगा और आपके रिटर्न्स बढ़ते चले जाएंगे जितने आप ज्यादा लोगों को देंगे। तो बेसिकली हमने पास्ट में देखा है, कई बार ऐसी कंपनीज आई हैं जो ऐसे बोलती हैं कि मेंबर्स को लाओ, डिजिटल एसेट इन्वेस्ट कराओ और आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमने पास्ट में भी देखा है कि इसमें होता क्या है कि जो लोग जल्दी एंटर कर जाते हैं शुरुआत में, वो तो अपना पैसा निकाल ले जाते हैं और रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, लेकिन जो जितने लास्ट में लोग जुड़ते हैं और जब ये रिटर्न मिलना बंद हो जाते हैं तो भारी नुकसान होता है लोगों का। डिजिटल एसेट्स हो या ट्रेडिशनल फाइनेंस की भी बात हो, कभी भी आपको कोई ऐसी स्कीम हो जो आपको ये बोलती हो कि ज्यादा मेंबर लाओ और आपको फायदा होगा, वहां आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो ये और मैं एक और बात ऐड कर देता हूं कि ऐसी स्कीम सामने से
बड़ी लेजिटिमेट और ल्योरिंग, और ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं, सबको पैसा मिल रहा है। क्योंकि मैंने भी जिस समय जिस स्कीम में लगाया था उसमें काफी सारी सेलिब्रिटीज भी बोल रही थी कि इसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये स्पेस बहुत नई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। और अगर एक लाइन में बताना हो, फोर्सेज एक्चुअली क्रिप्टो अर्निंग प्रोग्राम है और उसी के बारे में डिटेल में हमारे मेहमान जो उन्होंने हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही ये सेगमेंट भी खत्म होता है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सीबीडीसी की, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या है ये और क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? देखते रहिए कॉफी क्रिप्टो, मेरे यानी अरुण सिंह के साथ। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका जिक्र कई बार हो चुका है। जब जब बिल या रेगुलेशन की बात हुई है, उसमें क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है भारत में, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट रही है कि सरकार बात कर रही है एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, यानी एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसे सरकार की बैकिंग हो। तो उसके लिए समझ लेते हैं सीबीडीसी आखिरकार है क्या। तो फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी की गई डिजिटल करेंसी, यानी भारत के लिए समझ लीजिए आरबीआई इसे जारी करेगा। तो जो फिएट करेंसी होती है, ये उसका वर्चुअल फॉर्म होगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सरकार की विश्वसनीयता इसके साथ जुड़ी हुई है। ये यूनिवर्सल है, यानी हर जगह आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर सीबीडीसी की बात हो रही है, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है, उसकी चर्चा हम हमारे मेहमान के साथ करने वाले हैं। सुभाष चंद्र गर्ग, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी यानी पूर्व वित्त सचिव हैं, हमारे साथ जुड़ रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉफी क्रिप्टो में। तो सबसे पहले, जो कहीं पर भी विश्व में जब जब सीबीडीसी की बात होती है तो कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स की बात होती है कि ये नॉन डिसरप्टिव हो, को एग्जिस्ट कर सके। तो आपको क्या लगता है इंडिया के लिए किस की प्रिंसिपल की बात होनी चाहिए सीबीडीसी के लिए? आई थिंक पहले तो ये चीज सिंपल शब्दों में समझना जरूरी है। इसको बहुत ज्यादा सीबीडीसी ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं क्या मुसीबत या कोई बहुत बड़ी कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसा लगता है। हम लोग सभी इस्तेमाल करते हैं बैंक नोट्स को, जिसको हम कैश कहते हैं। उस कैश को इस्तेमाल करने से हम चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, और उसमें ये सारा पेमेंट का काम हम कैश से करते हैं। अब आप वो कैश हमारे पास फिजिकली रहता है, हमारे वॉलेट में रहता है, जेब में रहता है, उसमें रहता है। इसको हम देख सकते हैं, इसके साथ महसूस कर सकते हैं, और जब भी हमें ट्रांसफर करना हो, पेमेंट करना हो, तो एक दूसरे को हम दे के या लेके अपना लेन देन कर लेते हैं। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर ये फिजिकल की जगह वर्चुअल हो, डिजिटल हो। हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी महसूस किया है कि डिजिटल पेमेंट कैसे होते हैं। उनके बैंक अकाउंट से, यूपीआई से, इससे आजकल तो मिलियंस लोग जो हैं 400 करोड़ 500 करोड़ ट्रांजैक्शन हर महीने होते हैं, जो यूपीआई के माध्यम से और डिजिटल रूप में होते हैं। ठीक है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में जो अभी पेमेंट होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से होते हैं कि आपके बैंक में पैसा है, आप उस पैसे को यूपीआई के माध्यम से किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप फर्क ये समझिए कि अगर बैंक अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं हो और आपकी जो जेब में कैश का नोट है, जो बैंक नोट है, अगर उसकी जगह ही आपको वर्चुअल हो जाए और वही डिजिटल रूप में नोट आपके पास आपके बटुए में आ जाए जी, तो आप उससे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, वो डिजिटल करेंसी होगी जी। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा कि क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम तैयार नजर आता है एक ऐसी डिजिटल करेंसी के लिए जो फिएट करेंसी के साथ साथ एग्जिस्ट करेगी? बैंक का तैयार होने की जरूरत नहीं है। इसका डिजिटल करेंसी जब भी आरबीआई जारी करेगी, वो एक्चुअली बैंक की जरूरत नहीं होगी उसको करने, यही फर्क है। अदरवाइज बैंक तो आज के जरिए आजकल हो ही रहा है यूपीआई वगैरह के माध्यम से डिजिटल पेमेंट। तो
लेकिन फर्क जो बैंकों के लिए आएगा वो ये है कि आप आज बैंक के माध्यम से ही केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कल आप सीधे बिना बैंक के कर सकेंगे। तो आप जो डिपॉजिट बैंकों में रखते हैं पेमेंट करने के लिए, हो सकता है आप उसको पेमेंट करने के लिए बैंकों में डिपॉजिट रखना कम कर दें या बंद कर दें। तो बैंकों पे जो फर्क आएगा वो ये आएगा कि उनका डिपॉजिट बेस जी अफेक्ट हो सकता है। तो सर, जब हम सीबीडीसी की बात करते हैं तो कैटेगरीज की बात करते हैं, होलसेल, रिटेल। अगर आप शॉर्ट में हमें बता पाएं कि एक्चुअली उसमें क्या फर्क है? रिटेल का मतलब जो हम आप इंडिविजुअल्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए काम में लेते हैं वो रिटेल कह देते हैं। और जो बड़े पेमेंट्स जो इंस्टीट्यूशंस के बीच में काम करते हैं, जैसे आप बॉन्ड्स मार्केट में पेमेंट कर रहे हैं या बैंक को एक बैंक दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर रहा है पैसे, वो बड़ी क्वांटिटी में होता है, इसलिए उसको होलसेल कह देते हैं। जैसे आज भी अगर हम अपने देश में देखें तो एक सिस्टम कहते हैं आरटीजीएस, रियल ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जो है, उसको बैंक वगैरह स्टॉक मार्केट्स बड़े इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। तो होलसेल सीबीडीसी का मतलब ये हुआ कि जहां बड़े पेमेंट करने हो, और रिटेल सीबीडीसी का मतलब ये हुआ जहां हम रोजमर्रा के स्मॉल पेमेंट करते हैं। जी जी। तो मेरी अपनी राय ये है कि ये फर्क आज के पैसे में नहीं होता। आज की जो करेंसी है, जो पेपर करेंसी है, उसमें कोई फर्क नहीं है होलसेल में और रिटेल में। आगे आने वाले भी जब भी कोई सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी आए, उस समय भी ये फर्क होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया अभी बहुत कुछ इसी तरह की बात कर रही है कि बड़े पेमेंट्स के लिए आप होलसेल सीबीडीसी ले आइए, छोटे पेमेंट्स रिटेल पेमेंट्स के लिए आप रिटेल सीबीडीसी ले आइए। दोनों में जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सीबीडीसी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल शो जो है वो खत्म होता है। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। कोई फीडबैक हो सोशल मीडिया पर आप हमें यानी एनडीटीवी इंडिया को टैग कर सकते हैं। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।